मैं आम खाता हूँ, तुम क्या खा रहे हो? राम तो पहले ही खा चुका है, सोहन ने भी तो खाया है। जब मैं आम खा रहा था तो वह पहले ही से आ डटा, पर राम उसके भी पहले ही आ चुका था। सोहन ने भी खूब आम खाए, गोविंद भी एक किनारे बैठा आम खाता था और जो कुछ आम खा चुकता था उसकी गुठली सोहन पर फेंक देता था। रात 8 बजे या तो मैं दूध पी रहा हूँगा या पी चुका हूँगा। दूध तो मैं और पहले पी चुका होता, मगर कैसे पीऊँ? घर में कोई था ही नहीं। भाई कहीं घूमने जा रहे होंगे और रमेश कहीं खेलता होगा। आखिर क्या वे लोग नहीं पिएंगे? मैं ही पीता। स्टेशन पर कितनी ही चीज़ें बाहर से लाई जाती हैं। अगर यह चीज़ें बाहर से न लाई जाती तो काम न चलता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आम लाया जा रहा था। लीचियाँ पहले ही से लाई गई थीं और भी बहुत से फल लाए जाते होंगे। यह देखकर मुझसे न रहा गया। मैंने सोचा मुझे भी कुछ खाना चाहिए। यह सोचकर आम पर मैं टूट पड़ा और जितना खा सकता था खाया। अगर तुमने आम खा डाला तो कौन सी बड़ी बात हुई? वह तो घर पर इसीलिए रखे थे, तुम पहले से वहाँ उपस्थित नहीं थे, नहीं तो तुमको पहले मिल जाता। श्याम को तो मैं पहले ही दे चुका था, वह तो आज घर पर ही था। रास्ते में गिर पड़ने के कारण कल वह कहीं नहीं गया था, न आज जावेगा पारा। युवावस्था मानव जीवन का वसंत है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में न उसे कारागार का डर रहता है, न वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इकवान, चरवाहे आदि अधिकतर बद्दीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति न हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन असुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारी जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज़ बस समझोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमज़ोर हो जाओगे और विफल रहोगे। वह बाकायदा कुलांगार की तरह
फिरा करोगे। पारा। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति को अधिकाधिक चाहने वाले आज प्रातःकाल अपने बाल बच्चे, भाई बहन और बाप दादों को साथ ही साथ लिए बड़ी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन में आए होंगे। ऐसे समय में प्रायः यह देखा जाता है कि जनता भी अधिक से अधिक तादाद में जमा हो जाती है। इस बार तो यह सुना जाता है कि गेट पर एक से अधिक पहरेदार एक दूसरे को धक्के देने वाले लोगों को चुपके से तीतर बीतर कर देते हैं, परंतु जो डिल डॉल से साफ साफ भले आदमी मालूम देते हैं, उन्हें रोकने की आशा नहीं की जा सकती। इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीज़ों से स्वागत किया। इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजकल यह आवश्यक है कि प्रातःकाल होते ही हम देश विदेश के हालचाल पढ़ें। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं या होती रहती हैं और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती ही रहती है। विशेष जांच पड़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुख शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में यह तो निश्चित ही है कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकता। पारा। वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांव में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित न होगा। गरीब किसानों ने पहले इसे सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में जादू का असर है, अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ गए थे। बाद में उन्हें पहले पहल मालूम हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे। सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। टंडन जी ने भाषण देते हुए कहा कि जहाँ तहाँ से दिन ब दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की, इसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते। उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते। पार।